Dear students, it is our 9th chapter of physics, that is current electricity, and it is the first lecture on the current electricity. So actually the title of the chapter, current electricity, is not new for us. Actually this chapter we have learned already in 11th standard. Okay, so we already known about the basic concepts and basic terms of the चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके लिए जितने भी टर्म्स हैं जैसे कि करंट है, पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है. और अगर हम लोग सर्किट की बात करते हैं तो सर्किट कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, और ये चैप्टर हम लोग 10th में भी पढ़ कर आए हैं. सो नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर द टॉपिक्स विच वी हैव टू स्टडी हियर इन 12th स्टैंडर्ड. तो सबसे पहले जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं करंट का, तो करंट किन मटेरियल से फ्लो होता है? तो ऑब्वियसली कंडक्टर से फ्लो होता है करंट, ठीक है. कंडक्टर्स मतलब मेटल्स हैविंग, और वी कैन से दैट सब्सटेंसेस हैविंग फ्री चार्जेस, ठीक है. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, फ्रॉम देयर करंट इज फ्लोइंग, ठीक है. ऐसे सब्सटेंसेस से ही करंट फ्लो हो सकता है. तो सबसे पहले तो अगर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो कंडक्टर्स मतलब ऐसे सब्सटेंस रहेंगे जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्जेस होते हैं, सो दैट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया. देन 11th में हम लोग जो सर्किट कंपोनेंट्स हैं उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा था अबाउट द रेजिस्टर्स, ठीक है. रेजिस्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. और रेजिस्टर का भी क्या पढ़ा था? रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, ठीक है. इसका हम लोगों ने दो कॉम्बिनेशन पढ़ा था. एक हम लोगों ने देखा था रेजिस्टर्स इन सीरीज, और दूसरा देखा था इन पैरेलल. एंड देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस की भी हम लोगों ने कुछ इक्वेशन निकाली थी. जैसे अगर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सपोज हमारे पास कोई सर्किट है, एंड इन दैट सर्किट देयर आर, लेट अस कंसिडर 3 रेजिस्टेंसेस, ठीक है. और हम लोग इस तरीके से विद हेल्प ऑफ बैटरी, ठीक है, आप चाहो तो एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह लगाकर सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. सो दिस इज रेजिस्टर R1, R2 एंड R3, एंड हियर इज बैटरी, ठीक है. तो रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसा है? सीरीज है, ठीक है. 1-to-1 कॉम्बिनेशन है, एक के बाद एक है, मतलब ये कैसा है? कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज कॉम्बिनेशन है. एंड व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोगों ने देखा था इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. 3 रेजिस्टेंसेस थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे R3 तक लिया. अगर इन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होते तो हम लोग यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू RN इस तरीके से कंटिन्यू करते. तो एक सिंपल सा सर्किट था जिसमें कि हम लोगों को पता था कि रेजिस्टर्स जो है तो सीरीज में लगे हुए हैं. इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. नाउ अगर इसके अपोजिट हम लोग कंसिडर करते हैं दैट इफ वी आर हैविंग ए सर्किट इन विच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है. तो एक तो ये हो गया, दूसरा मैं यहाँ से इस तरीके से कनेक्ट कर दे रही हूँ, और एक इस तरीके से आप लगा लो. मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 3 रेजिस्टर्स कंसिडर किए हैं, इसे हम लोग दे देते हैं R1, R2 एंड R3, ठीक है. इसे ला करके हम लोग यहाँ पे हेल्प ऑफ सोर्स अटैच कर दिया, मतलब एक कंप्लीट हम लोगों का सर्किट हो गया, ठीक है. नाउ सी व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट. अब रेजिस्टेंस यहाँ पे R1, R2, R3 तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है. एक कॉमन पॉइंट पर आकर यहाँ ये लोग क्या हो रहे हैं? ज्वाइंट हो रहे हैं, मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है. सो वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द सीरीज parallel combination, that the effective resistance in parallel combination
is 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। कुछ इस तरीके से होता है, हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सो सी देखो बहुत सिंपल है। अगर सीरीज हुआ सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, अगर पैरेलल हुआ सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। बट कभी हम लोगों के पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आया देन तब हम लोग क्या करेंगे? ये तो बड़े सिंपल से सर्किट थे, ठीक है। नाउ इफ वी आर गिवन एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट देन व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो सपोज देखो मैं एक सर्किट अगर कंसिडर कर रही हूँ, अगर हम लोगों का सर्किट है कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग सर्किट रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एक कॉम्बिनेशन यूज़ कर ले रही हूँ, बैटरी, ठीक है। थोड़ा सा अभी जो सर्किट है हमारा दैट इज समहाउ कॉम्प्लिकेटेड। पहले की बनस्पत अगर आप देखो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा। पॉइंट हम लोग इसको नेम दे देते हैं ए एंड बी, एंड हियर इज द बैटरी, इसका हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं EMF E1 and it is E2 and resistors are R and this is also given as R। ये एक हमारा सर्किट है। नाउ अगर आपको कहा जाए व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, ठीक है, इस सर्किट का आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर आपको इसको गौर से इसको ऑब्जर्व करो सर्किट तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टर्स ऐसे हैं जो कि सीरीज में लगे हुए हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब इट इज़ मिक्सचर ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे सीरीज भी आपको दिखाई देगा, पैरेलल भी दिखाई देगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर, आइदर फॉर सीरीज वाला और आइदर फॉर पैरेलल, कौन सा यूज़ करेंगे अगर हम लोगों को कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया गया उस टाइम पे और अब हम लोगों को इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना है। सो if we are given such a complicated circuit, then at that time we have to use certain laws, ठीक है, which is given by the scientist, that is Kirchhoff's, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर हम लोग यूज करेंगे Kirchhoff's laws, ठीक है। बेसिकली द साइंटिस्ट Kirchhoff's, इसने ये यहाँ पर हम लोगों को कई सारे लॉज बताए थे। बेसिकली 2 लॉ बताए थे इसने, एक तो करंट लॉ, दूसरा वोल्टेज लॉ, ठीक है। इन दोनों लॉज को यूज़ करके हम लोग इस सर्किट को या ऐसा कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आया है उसे इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लॉज देखने से पहले हम लोग सर्किट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये लॉज देखेंगे। सिंपल से टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि फर्स्ट टर्म है हमारी जंक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम लोग ये लॉ यूज़ करेंगे ना उसके अंदर टर्म्स आने वाली हैं। तो सर्किट में कहीं आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। सो नाउ जंक्शन कैन बी डिफाइंड एज एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट वेयर 2 or more conductors are joined together, ठीक है, इज कॉल्ड एज जंक्शन। जंक्शन मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स आकर मिलते हैं। देखो जंक्शन का मतलब भी होता है ना मोर देन 1। जंक्शन मतलब सर्किट का वो पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स आकर आपस में मिल रहे हैं। तो सी अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, पॉइंट ए, दिस इज ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रेजिस्टर्स आर ये वाला आकर मिल रहा है, दिस इज रेजिस्टर आर ये आकर मिल रहा है, ये वाला टर्मिनल ये आकर मिल रहा है। सो ये क्या हुआ हमारा, दिस इज ए जंक्शन ऑफ द सर्किट। सेम ऐसे अगर हम लोग इस पॉइंट को लेते हैं, पॉइंट बी, दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन। यहाँ पर टर्मिनल्स देखो कई सारे टर्मिनल्स आकर यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं। सो जंक्शन मतलब सर्किट का वो पॉइंट जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा कंडक्टर्स आकर कंबाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जंक्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है। एक तो पहला टर्म था हमारा जंक्शन, दूसरा टर्म है जो हम लोगों को देखना है दैट इज लूप। सेकंड टर्मिनोलॉजी इज लूप, ठीक है।
लूप किसे कहते हैं? किसी भी क्लोज्ड फिगर को हम लोग लूप कहते हैं, ठीक है। कोई भी फिगर ले लो जो क्लोज्ड होती है उसे हम लोग लूप कहते हैं। मतलब ओपन साइडेड फिगर नहीं चलेगी, हर तरफ से जो घिरी हुई रहती है उसे हम लोग लूप कहते हैं। यहाँ अगर आप इस सर्किट में देखो मैं इसको नेम दे देती हूँ, ये W X Y and Z, मैंने इतना नेम दे दिया। नाउ यहाँ से अगर आप शुरू करते हो लूप, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लूप W then X Y Z and again W, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज ए क्लोज्ड लूप, ठीक है। ये इतना जो रहेगा हम लोगों का W X Y Z अगेन W, मतलब हमारी फिगर देखो कैसी हो गई, एक क्लोज्ड फिगर हो गई। जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वापस जाकर हम लोग वहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। सो ये फिगर हमारी क्या हो गई, इट इज़ ए क्लोज्ड फिगर एंड इट इज़ कॉल्ड एज ए लूप। लूप का जब भी नेमिंग करते हैं ना, इसको ध्यान में रखना है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर ही आकर ख़त्म होता है, उसे हम लोग लूप कहते हैं। तो एक लूप मैंने क्या कंसिडर किया, W X Y Z W। इस फिगर में कोई और लूप आपको दिखाई दे रहा है क्या? देखो यस, यहाँ पे और भी है, यहाँ पे लूप हम लोग बता सकते हैं। सी W A B Z W, ये हमारा अगला लूप रहेगा। कौन सा? W A B Z W, दिस इज अनदर लूप। यहाँ से आप लूप बना लो, ठीक है। क्या बनेगा? A X Y B A, दिस इज अनदर लूप। तो सर्किट के जो ये क्लोज्ड फिगर्स हम लोगों को मिलेगी उसे बेसिकली हम लोग लूप कहते हैं। और लूप की नेम को ध्यान में रखना है, जहाँ से शुरू होगी वहाँ पर ही खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू सर्किट इज ब्रांच। नेक्स्ट इज ब्रांच। सी व्हाट इज ब्रांच? तो ब्रांच अगर हम लोग देखते हैं तो ए ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ द नेटवर्क that lies between two junction, ठीक है। branch is any part of the network that lies between two junctions, ठीक है। ये सर्किट का ही ऐसा पार्ट है तो जो दो जंक्शंस के बीच में होता है, ठीक है, उसे हम लोग ब्रांच कहते हैं। सपोज यहाँ पे अगर देखो आप A एंड ये B, इसके बीच में ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज ब्रांच, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ। सपोज यहाँ से लेकर A से B तक का ये है, सपोज ये दिस इज आवर ब्रांच 1। और कोई ब्रांच दिख रही है क्या यहाँ पे? तो एक रूट A से B तक आने का ये था। दूसरा रूट आप ये भी तो ले सकते हो, आप इस तरीके से ऐसे घूम के आ जाओ, यहाँ से A से इधर से जाओ W Z वापस B, यहाँ से A से B तक आ जाओ, दिस इज सेकेंड ब्रांच, ये भी ब्रांच हो गई, ठीक है। और कुछ ब्रांच है क्या? यस, हम लोग इस तरीके से भी तो आ सकते हैं, A से X Y और फिर B पर आ जाओ, दिस इज आवर थर्ड ब्रांच। तो ब्रांच दो जंक्शंस के बीच का जो पाथ होता है, जो ट्रैक होगा, दैट इज कॉल्ड एज ब्रांच, ठीक है। कई सारे तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये जो जंक्शन, लूप और ब्रांच है, इसे याद रखना है। इस टर्म्स को हम लोग, ये जो हमारा लॉज है किरचॉफ्स लॉज, इसके अंदर यूज़ करना है हम लोगों को। तो बेसिकली किरचॉफ इस साइंटिस्ट ने गस्टो रॉबर्ट किरचॉफ्स, ये 19th सेंचुरी में इसने अपना लॉ दिया था। दो लॉज इसने डिस्क्राइब किए थे फॉर सॉल्विंग एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, दैट इज फर्स्ट लॉ इज करंट लॉ एंड सेकंड लॉ इज वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ देखते हैं, दैट इज Kirchhoff's first law and it is called as current law, ठीक है। करंट लॉ, या इसी को आप कह सकते हो जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट लॉ that is given by Kirchhoff's. We can say it Kirchhoff's first law, or we can say it as current law, or we can say it as junction law. देखो कई सारे नाम है इसके,
अब जैसे कि यहाँ पे वर्ड आ रहा है, करंट है, जंक्शन है, दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू करंट एंड इट इज़ रिलेटेड टू जंक्शन ऑफ द सर्किट. ठीक है, सर्किट के जंक्शन से रिलेट करेगा, करंट से रिलेट करेगा, क्योंकि उसका वो नाम ही बता रहा है. तो स्टेटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है, दैट इज द algebraic sum of the current at a junction is 0. The algebraic sum of the current at the junction is 0. सर्किट के किसी भी जंक्शन पे हमेशा करंट की जो सम आएगी वो कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब जंक्शन पे अगर आप करंट की वैल्यू देखो तो दैट इज इक्वल टू 0 होती है. सो सी, यहाँ पर हम लोग इसको विद हेल्प ऑफ सर्टेन फिगर कंसिडर कर सकते हैं. सपोज देखो कोई हमारे पास जंक्शन है जहाँ से कई सारे हम लोग यहाँ पे ब्रांचेस कंसिडर कर रहे हैं. सो देखो यहाँ पे इस तरीके से मैं कुछ जो टर्मिनल्स हैं वो जंक्शन की साइड पे आ रहे हैं, कुछ है तो यहाँ से जा रहे हैं. मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ. दिस इज I1 इस डायरेक्शन में, दिस इज I2 इनटू दिस डायरेक्शन, दिस इज I3, दिस इज I4 एंड दिस इज I5 and this is I6 and this is junction, say it as point P. ठीक है, जंक्शन P हम लोग इसको कहते हैं. तो क्या हम लोगों ने क्या स्टेटमेंट क्या दिया, द algebraic sum of the currents at a junction is 0. जंक्शन पे टोटल करंट कितना होगा, 0 के बराबर है. सम की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ समीशन. तो समीशन ऑफ करंट विल बी 0 एट द जंक्शन. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर्स हम लोग ने कंसिडर किए हुए हैं. आप इन कंडक्टर्स ले लो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 2 n एंड दिस इज I ऑफ I दैट इज इक्वल टू 0. मतलब टोटल जितने भी यहाँ पे टर्मिनल्स रहेंगे हर एक का जंक्शन पे करंट कितना होगा, 0 के बराबर होता है. सो पॉइंट P पे टोटल करंट हमें कितना मिलेगा, 0. सो दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और वी कैन से करंट लॉ, और वी कैन से इट एज जंक्शन लॉ, एंड इट इज द टोटल करंट एट जंक्शन विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये 0 के बराबर होता है. ये तो हम लोगों को समझा. नाउ अब हम लोगों को देखना है इसका साइन कन्वेंशन. व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ दिस, साइन कन्वेंशन देखना है फर्स्ट लॉ के लिए. सो व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशन फॉर द फर्स्ट लॉ. तो सी, जब आप ये जंक्शन कंसिडर करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ कंडक्टर्स ऐसे दिखाई देंगे जिसके अंदर करंट इज अराइविंग एट द जंक्शन, मतलब जंक्शन की तरफ करंट जा रहा है. while there may be some conductors which is leaving the junction. ठीक है, कुछ करंट ऐसे रहेंगे जो जंक्शन को छोड़कर जंक्शन से दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द जंक्शन, एंड दिस इज टूवर्ड्स द जंक्शन. तो जब भी हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो जितने भी करंट्स रहेंगे दैट आर टूवर्ड्स द जंक्शन दे आर टेकन एज पॉजिटिव. ठीक है, जितने भी ऐसे करंट रहेंगे जो जंक्शन की तरफ जा रहे हैं दे आर टेकन एज पॉजिटिव, and the currents which are leaving the junction, जंक्शन को छोड़कर जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहे, away from the junctions, they are considered as negative current. ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि जो जंक्शन की तरफ जा रहा है उसे पॉजिटिव लेना है, जो जंक्शन से दूर जा रहा है उसे नेगेटिव लेना है, और टोटल समीशन कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं इस सर्किट के लिए, इस जंक्शन के लिए इक्वेशन लिखूँ तो क्या इक्वेशन बनेगी, I1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सी, I1 इज टूवर्ड्स द जंक्शन, दैट मीन्स इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. तो ये हो गया I1. I2 इज अवे फ्रॉम द जंक्शन, इट इज लीविंग द जंक्शन, सो इट विल बी नेगेटिव. तो हम लोग इसको लिखेंगे I1 माइनस I2. I3 कैसा है, कमिंग टू द जंक्शन, टूवर्ड्स द जंक्शन, that's why it is plus I3.
I4. I4 is also towards the junction. It will be plus I4. Now I5, it is leaving the junction, so it will be minus I5. And same for 6, it will be minus I6. And this whole is equal to 0. This whole will be equal to 0. So टोटल यहाँ पर अगर आप देखो तो समेशन टोटल कितना आएगा हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ करंट एट द जंक्शन विल बी 0. और इसी इक्वेशन को देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने पॉजिटिव टर्म्स है उसको आप इधर ही रखो, नेगेटिव टर्म आप इधर ले जाओ. तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज I1 पॉजिटिव टर्म्स ये है प्लस I3 एंड प्लस I4. इसको हम लोग इधर रखते हैं इज इक्वल टू, ये I2 माइनस I2 है, इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस I2. सेम ये माइनस I5 है, इस तरफ आएगा तो इट विल बी प्लस I5 एंड इट विल बी प्लस I6. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आप चाहो तो ऐसे लिख दो, चाहो तो ऐसे लिख दो. साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना ज़रूरी है. करंट्स coming towards the junction will be taken as positive. Currents leaving the junction, they are taken as negative. This is called as Kirchhoff's first law. And basically this Kirchhoff's first law, it is related to the conservation of charges. ठीक है, ये क्या बताता है हम लोगों को, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. अक्सर इसकी तरह से एमसीक्यूज में क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ किससे रिलेट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द करंट एंड करंट इज नथिंग बट इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम. सो अगर हम लोग जंक्शंस पर देखते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ द करंट कमिंग टू द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन. मतलब जंक्शन पर हमेशा चार्जेस कैसे होंगे, कंजर्व होते हैं, क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना जा भी तो रहा है. ठीक है ना, जितना करंट आ रहा है उतना जा भी रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फर्स्ट लॉ ऑफ द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस. ठीक है, सो दिस इज द किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ. नाउ वी हैव टू सी Kirchhoff's second law. So secondly हम लोग देखते हैं Kirchhoff's second law. It is also called as Kirchhoff's voltage law. Voltage law भी इसको कहते हैं. ठीक है, आप चाहो तो Kirchhoff's सेकेंड लॉ का कह लो, या चाहो तो आप इसको किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कह लो. सो स्टेटमेंट देख लो इसका, द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस. The potential difference and the EMF in a closed loop is equal to 0. ठीक है, क्या बता रहे हैं हम लोग इसमें, किर्चॉफ्स सेकेंड लॉ में, द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF in a closed loop is 0. So it can be written as algebraic sum of potential difference प्लस सम बोला जा रहा है ना, तो सम ऑफ EMF इज इक्वल टू 0. EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस. सो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. आप V लिखो या हम लोग इसकी जगह और लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो समेशन ऑफ IR प्लस summation of EMF is equal to 0 in any closed loop. It is equal to 0. This is Kirchhoff's second law. किसी भी closed loop में हमेशा potential difference and EMF का जो सम होता है that will be equal to 0 in any closed loop. ठीक है,
तो अगर इसको हम लोग कंसिडर करना है, सबसे पहले देखो हम लोग एक सर्किट कंसिडर कर लेते हैं। तो सी यहाँ पे देखो मैं सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ। एक सर्किट इस तरीके से हैविंग रेजिस्टेंसेस we are going to consider here. Source of EMF, here also it is the source of EMF, ठीक है। सो नेम हम लोग दे देते हैं, पॉइंट ए, दिस इज बी, सी, डी एंड ये है एफ, और इसको हम लोग नाम देते हैं जी। सोर्स ऑफ EMF E1, सोर्स ऑफ EMF E2, ठीक है। एंड करंट की डायरेक्शन, अच्छा रेजिस्टेंसेस लिख लेते हैं, R1, दिस इज R2, R3, इसको मैं R3 इसको ले लेती हूँ, ये R4 है, ये है हमारा R5, ठीक है। दिस इज R5। करंट ले लेते हैं, करंट की डायरेक्शन, तो दिस इज करंट I1, ठीक है। एंड दिस इज गोइंग एंड इन दिस ब्रांच द करंट विल बी I3, ठीक है। इन दिस branch again current will be I1 and from here it will be I2 and this is going back to I2, ठीक है। सी देखो ये हम लोगों का एक सर्किट है, इस सर्किट में हम लोगों को यूज़ करना है किरचॉफ सेकंड लॉ, ठीक है, जिसको हम लोग वोल्टेज लॉ कह रहे हैं, इस सर्किट पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। व्हाट विल बी द साइन कन्वेंशंस फॉर यूजिंग किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सी जब हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास पहले तो क्लोज्ड लूप होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड लूप, एंड इस लूप को आपको ट्रेस करना है। So you have to choose the tracing direction of the loop. इस लूप में आपको जब इसको ट्रेस करना है तो आपको पहले तो लूप सेलेक्ट करना है। लूप सेलेक्ट करने के बाद यू हैव टू चूज द ट्रेसिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लूप कंसिडर कर ले रही हूँ, लूप ABFGA, एक लूप मैंने कंसिडर कर लिया है। अब मुझे इसको ट्रेस करना है, तो ट्रेसिंग डायरेक्शन इसकी मुझे चूज़ करना पड़ेगा। या तो मैं इस तरीके से क्लॉकवाइज जाऊँगी, या तो फिर हम लोगों को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो यू हैव टू चूज फर्स्ट द ट्रेसिंग डायरेक्शन ऑफ द लूप, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, बैटरी से आप स्टार्ट कर लो, सोर्स से आप स्टार्ट कर लो, और यहाँ से आप डायरेक्शन देख लो, या तो आप क्लॉकवाइज जाओ या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, द चॉइस इज योर्स, ठीक है। नाउ सी द साइन कन्वेंशंस। सो व्हाइल ट्रेसिंग ए लूप थ्रू गोइंग टू द रेजिस्टेंस, if we are traveling along the direction of the current, ठीक है, if we are going along the direction of current, then the potential difference will be considered as positive. अगर इस लूप में हम लोग करंट की डायरेक्शन में ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेना है। एंड इफ इट इज in reverse direction of the current flow, then we are going to take the potential difference as negative, ठीक है। एक तो करंट के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये चीज़। दूसरी बात करें हम लोग EMF की। सो द EMF ऑफ द सर्किट विल बी पॉजिटिव while tracing within the source from पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल। अगर हम लोग EMF को, ठीक है, EMF से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल से जा करके हम लोग निगेटिव टर्मिनल पे आ रहे हैं, उस टाइम पे EMF हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और अगर हम लोग निगेटिव टर्मिनल से आ रहे हैं पॉजिटिव पर, तब हम लोग इसको लेंगे निगेटिव,
तो साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखो अगर ये लूप दिया ना, हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रेसिंग डायरेक्शन चूज़ कर लेती हूँ इन दिस डायरेक्शन। ट्रेसिंग डायरेक्शन हम लोगों ने ये ले लिया हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मुझे ट्रेस करना है। पहला लूप मैं कंसिडर कर ले रही हूँ लूप ABFGA। ठीक है, ABFGA एक क्लोज्ड लूप मैंने सिलेक्ट किया है। ट्रेसिंग डायरेक्शन मैंने ये सिलेक्ट कर ली है। नाउ आपको यहाँ से ट्रेसिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना चाहिए क्या क्या लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस लेना है एंड EMF, उसका समीशन आपको 0 के बराबर दिखाना है। सी यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, इस ब्रांच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस एंड करंट का प्रोडक्ट ले लो आप। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आवर ट्रेसिंग डायरेक्शन इज ऑल्सो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम लोग इसी डायरेक्शन में ट्रेस भी कर रहे हैं, करंट भी हमारा इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, सो इट विल बी, कैसे लिखेंगे इसको, I1 R1। इसके बाद आप लोग इस डायरेक्शन में इस वाले पाथ पे आ रहे हो, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है हमारा R5, करंट है I3। अब देखो करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, हमारा ट्रेसिंग डायरेक्शन भी नीचे जा रहा है, दोनों डायरेक्शन सेम है, इसलिए आप लोग इसको लोगे पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा प्लस I3 R5। नाउ अब इस डायरेक्शन में आओ। ठीक है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेसिंग डायरेक्शन भी हमारी यही है, अभी भी सेम डायरेक्शन है, इसलिए हम लोग लेंगे प्लस I1 R3। ठीक है, I1 R3। अब इस वाली ब्रांच में आओ, तो यहाँ पे रेजिस्टर नहीं है, डायरेक्ट हमारा सोर्स है EMF। तो देखो हम लोग इस तरफ जा रहे हैं नीचे से ऊपर, सो पहला टर्मिनल कौन सा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव से आप पॉजिटिव पे जा रहे हो, तो निगेटिव पहला आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको लेंगे -E1। ठीक है, EMF हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, एंड दिस होल इज इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन हमारा 0 होता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लूप। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करो, देखो ये सारे टर्म पॉजिटिव है, ये एक निगेटिव, आप इसको इधर ले लो। इट कैन बी रिटन एज I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस I1 R3 इज इक्वल टू, ये निगेटिव इस तरफ आकर एप्सिलॉन पॉजिटिव। सिंपल हो गया ये। नाउ इस वाले लूप में हम लोग ट्रेस करते हैं। लूप आप सिलेक्ट कर लो, लूप में ले रही हूँ BC। ठीक है, दूसरा लूप हम लोग यहाँ ले लेते हैं, लूप BCDFB। ये लूप ले लिया मैंने, कौन सा, BCDFB एक ले लिया मैंने एक लूप। इसकी ट्रेसिंग डायरेक्शन ले लो, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी सोर्स से, एंड इस डायरेक्शन में मैं अब जाती हूँ। ये मेरा ट्रेसिंग डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ऐसे आऊँगी, ऐसे ऐसे, और इस तरीके से ट्रेसिंग डायरेक्शन। नाउ आपको चेक करना है ट्रेसिंग डायरेक्शन एंड करंट डायरेक्शन दोनों सेम है या नहीं। सी स्टार्ट हमें यहाँ से इस ब्रांच से करना है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज आवर ट्रेसिंग डायरेक्शन, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो हियर it is positive, that is I2 R2, product of current and resistance I2 R2। now in this branch, ठीक है, लूप हमारा ये है ना, दिस ब्रांच में आप, दिस इज द डायरेक्शन फ्लो ऑफ करंट एंड दिस इज ट्रेसिंग डायरेक्शन, अगेन सेम डायरेक्शन, सो टेक इट ए पॉजिटिव, सो इट इज प्लस I3 R5 in this direction। Tracing direction, current direction is the same, so take it positive I2 R4। now see in this direction, जब आप EMF को ट्रेस करोगे तो it is from negative to positive, so take it as negative। this is equal to 0, and this equation can be written as I2 R2 plus I3 R5 plus I2 R4 is equal to E2।
This equation can be written as, okay, this is called as Kirchhoff's second law, or we can say it as voltage law. ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ की। किसी भी क्लोज्ड लूप में इसका समेशन 0 होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन हम लोगों को कैसा लेना है ये आपको याद रखना है, इसको अभी आगे हम लोग को यूज़ करना होगा। ठीक है, सो दिस इज किरचॉफ्स लॉज। सो बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉज एनी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, इसको यूज़ करके हम लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। आगे अभी हम लोग इसको और डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज किरचॉफ्स लॉज।